हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट का कॉमर्स का 2021 का क्वेश्चन पेपर। हम लोग इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 2, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, वो इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत डिटेल में हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, और इसको मैं पार्ट्स में कवर कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि एक पार्ट में ही 100 क्वेश्चन कवर करना तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो इसको मैं पार्ट्स में कवर कर रही हूँ, जिसमें पार्ट 1 मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। ठीक है, पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज पार्ट सेकेंड। ये सेकेंड लेक्चर वीडियो है। ठीक है, और अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जल्दी से देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये पार्ट सेकेंड है। राइट, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जो 2021 के यूजीसी नेट में एग्जाम में आए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4। पिछले लेक्चर में मैंने 3 क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड डिस्कस किया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 4 क्या है कि व्हेन द सम ऑफ एक्सपोनेंट एक्सीड 1, जब जो एक्सपोनेंट्स का जो सम है वो अगर 1 से ज्यादा हो, तो एक्सपोनेंट क्या है, ए एंड बी। तो एक्सपोनेंट का जब सम 1 से ज्यादा हो इन द कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में अगर जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, जो एक्सपोनेंट ए एंड बी है, अगर उसका सम 1 से ज्यादा हो, देन इट कॉजेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो उससे क्या होता है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्या उससे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आता है, या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, या वेरिएबल रिटर्न टू स्केल होता है। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अगर कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का बेसिक आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। बट अगर नहीं पता है तो मैं हूं बताने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन बता देती हूँ, और इसका फॉर्मूला वगैरह और ये एक्सपोनेंट वगैरह क्या है ये बता देती हूँ। तो देखिएगा खुद ही आप आंसर मुझे बता देंगे कि कौन सा सही है। ठीक, तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा ये कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। एक्चुअली ये दो साइंटिस्ट थे, एक पॉल एच डॉगलस और एक सी डब्ल्यू कॉब। इन्होंने मिलकर प्रोडक्शन फंक्शन दिया था, तो इसीलिए इनके नाम पे कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो ये बेसिकली एक फंक्शनल फॉर्म है प्रोडक्शन फंक्शन का, जो बहुत ज्यादा यूज होता है टू गिव द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, इनपुट एंड आउटपुट। दो या दो से ज्यादा इनपुट, ठीक है, दो या दो से प्रोडक्शन में दो या दो से ज्यादा इनपुट एंड आउटपुट, इसके बीच में रिलेशनशिप बताता है। इस इनपुट से जो आउटपुट आया है इनके बीच में रिलेशनशिप बताता है ये कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, इट्स अ टेक्नोलॉजिकल, इट गिव्स द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ टू और मोर इनपुट, दो या दो से ज्यादा जो इनपुट है एंड द अमाउंट ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इस इनपुट से, उनके बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, y इक्वल्स टू ए एल का पावर ए के का पावर बी। ठीक है, यहाँ पे ए भी दिया है इसलिए मैं ए बी यहाँ पे लिख रही हूँ, वरना आपको अल्फा बीटा भी मिल जाएगा। बट अल्फा बीटा हो चाहे ए बी हो, मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, y इक्वल्स टू ए एल का पावर ए के का पावर बी। ठीक, जिसमें y क्या है, y क्या है, y इज टोटल प्रोडक्शन। ठीक, एल क्या है, एल इज लेबर इनपुट, लेबर इनपुट, एल इज लेबर इनपुट क्योंकि ये इनपुट है ना, और ये वाई क्या है, आउटपुट है। एल इज लेबर इनपुट एंड के इज कैपिटल इनपुट। ठीक है, और इसमें जो ए है, ए इज कांस्टेंट, ये क्या है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ए है। ठीक, और इसमें ये जो ए और बी ये क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, ये एक्सपोनेंट ए और बी कहीं पे आपको अल्फा बीटा भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और ए और बी क्या है, ये है इलास्टिसिटी, ये कांस्टेंट है जो क्या है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटीज ऑफ के एंड एल बताते हैं। ठीक है, और ये वैल्यू कांस्टेंट है, और ये कैसे डिटरमाइन होती है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्या बताते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ के मतलब कैपिटल एंड एल मतलब लेबर, इसकी इलास्टिसिटी बताते हैं। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको बेसिक फॉर्म बता दिया कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का। तो ये जो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, इसमें ये जो एक्सपोनेंट है,
ठीक है, इसका जो एक्सपोनेंट है ए एंड बी, अगर इसका जब हम सम करते हैं ना, तो जो सम ऑफ दिस एक्सपोनेंट इट शोज द डिग्री ऑफ स्केल, डिग्री ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये बहुत खास बात है। सम ऑफ द एक्सपोनेंट, ये जो एक्सपोनेंट है इसका जो सम है ये क्या शो करता है, ये शो करता है डिग्री ऑफ रिटर्न टू स्केल, डिग्री ऑफ रिटर्न टू स्केल, डिग्री ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक, अगर a प्लस बी, अगर a प्लस बी ग्रेटर देन वन है तो इसका क्या मतलब है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। a प्लस बी लेस देन वन है तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। a प्लस बी इक्वल्स टू वन है तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब आप आंसर आप बताइए कौन सा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, a प्लस बी ग्रेटर देन वन है ना, यानी इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यहाँ पे a प्लस बी लेस देन वन होता तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, a प्लस बी इक्वल्स टू वन होता तो होता कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आ गया, बहुत इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल कोपिंग मैकेनिज्म इफ फियर ऑफ ओवरलोड इज द सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ चेंज। ये जो क्वेश्चन है ये एचआर का क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स का क्वेश्चन है, और ये जो रेजिस्टेंस टू चेंज वाला जो टॉपिक है ना उससे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम जानते हैं चेंज बहुत जरूरी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेंज बहुत जरूरी है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी मोस्ट सूटेबल कोपिंग मैकेनिज्म है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बढ़िया कोपिंग मैकेनिज्म कौन सा रहेगा अगर जो रेजिस्टेंस, एम्प्लॉय अगर रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, वो रेजिस्टेंस का कारण अगर ये है फियर ऑफ ओवरलोड, अगर उसका सोर्स ये है फियर ऑफ ओवरलोड, अगर एम्प्लॉय को ये लगता है कि चेंज की वजह से क्या होगा, ओवरलोड हो जाएंगे, काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन का के लिए सबसे सूटेबल कोपिंग मैकेनिज्म क्या है, ये आपको बताना है। अगर एम्प्लॉय रेजिस्ट करे चेंज, ठीक है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं रेजिस्टेंस का, ठीक है, तो उसमें से एक सोर्स है फियर ऑफ ओवरलोड, कि एम्प्लॉय को लगता है कि काम बढ़ जाएगा। तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन को क्या कदम उठाना चाहिए, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, अगला है रोल क्लैरिटी एंड डिफिनीशन, अगला है रोल रीडिफिनीशन एंड रीओरिएंटेशन, अगला है सपोर्ट ऑफ रिसोर्स। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे सूटेबल कोपिंग मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक, तो चलिए मैं थोड़ा सा पहले आपको इसके बारे, इस क्वेश्चन के को एक्सप्लेन और डिटेल में कर देती हूँ। तो देखिए हम जानते हैं कि आज का क्या है, डायनेमिक इन्वायरमेंट, ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसको सर्वाइव करना है तो उसे क्या करना होगा, चेंज करना होगा, एक पॉजिटिव चेंज करना होगा। बिना चेंज के तो कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर ही नहीं पाएगी, ठीक है, ग्रोथ होगी ही नहीं। अगर जिस ढर्रे पे काम चल रहा है उसी ढर्रे पे चलता रहा तो फिर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी, इवन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अडॉप्ट करें, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करें। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल अभी हमने कोरोना टाइम में देखा। इससे पहले हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, लेकिन कोरोना टाइम जब आया तो उसने समझा दिया कि ऑफलाइन नहीं, चेंज जरूरी है, तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से पढ़ाने लगे, टीचर्स की अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो ये क्या है, ये चेंज है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहती है तो उसे हमेशा चेंज के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने की मतलब ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि वो चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर ले, ठीक है। लेकिन जो एम्प्लॉयज होते हैं दे रेजिस्ट टू चेंज, वो चेंज नहीं चाहते, ठीक है। इसका कारण बहुत सारा हो सकता है, दे आर मेनी सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो एम्प्लॉयज होते हैं ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे एम्प्लॉय नहीं, हर पर्सन की मैं बात करूं, हर पर्सन रेजिस्ट करता है चेंज को, ठीक है। तो इसलिए जो मैनेजमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसके पास कोपिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी इस कंडीशन में अगर एम्प्लॉय रेजिस्ट कर रहे हैं तो क्या ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक दिया गया है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन इस बात से डर रहे हैं, फियर ऑफ ओवरलोड, कि काम बढ़ जाएगा, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए। तो चार ऑप्शन है, क्या ऑर्गेनाइजेशन को पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, रोल रीडिफिनीशन एंड रीओरिएंटेशन करना चाहिए, सपोर्ट ऑफ रिसोर्स प्रोवाइड करने चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर है ना, दैट इज रोल क्लैरिटी एंड डिफिनीशन,
रोल क्लैरिटी एंड डिफिनीशन। एम्प्लॉय किस बात का डर कर रहा है, एम्प्लॉय को किस बात का डर लग रहा है कि फियर ऑफ ओवरलोड, की चेंज के कारण क्या है, हम ओवरलोड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा। तो इससे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है कि ऑर्गेनाइजेशन रोल क्लैरिटी लाए, यानी हर एम्प्लॉय का क्या रोल है, उसका क्या मतलब क्या उसका रोल है, उसको डिफाइन करने की बहुत जरूरत है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अगर इस फियर को कम करना चाहती है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को कम करना चाहती है, तो ऑर्गेनाइजेशन को रोल क्लेरिफाई करना होगा, रोल रीडिफाइन मतलब डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। और एक चीज और है, ये जो सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस की बात है ये हुई है यहाँ पे, बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं रेजिस्टेंस के, यानी जो एम्प्लॉय है वो बहुत सारे कारणों से रजिस्ट कर सकता है। जैसे अगर कुछ एम्प्लॉय को लग रहा है कि फियर ऑफ लॉस ऑफ पावर, कि जब चेंज हो जाएगा तो उसके बाद हमारा पावर नहीं रहेगा, फियर ऑफ लॉस ऑफ पावर, ये भी हो सकता है। तो उस केस में रोल रीडिफाइन, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रोल रीडिफाइन करती है एंड रीओरिएंटेशन करती है। ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर एम्प्लॉय को लगता है कि फियर ऑफ ऑब्सोलेंस, जैसे जब कंप्यूटर आया, ठीक है, जब एकदम कंप्यूटर जब कंपनीज में पहली पहली बार जब यूज होना शुरू हुआ था, बैंक्स में, गवर्नमेंट बैंक में कंप्यूटर यूज होने शुरू हुए थे, तो लोगों को लगा कि ये उस समय क्या था, उस चेंज को भी लोग रजिस्ट कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उन्हें लग रहा था फियर ऑफ ऑब्सोलेंस, हम पुराने हो जाएंगे, मैनुअल वर्क खत्म हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उस सिचुएशन को कंपनी ने कैसे हैंडल किया, उन्होंने किया डेवलपमेंट ऑफ स्किल। ठीक है, कैसे किया, डेवलपमेंट ऑफ स्किल, कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी, कंप्यूटर चलाना सिखाया लोगों को, एम्प्लॉयज को। ठीक है। तो यही है कि रजिस्ट जो एम्प्लॉय है वो रजिस्ट तो करेगा चेंज, लेकिन उसको कोप अप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ तरीके होने चाहिए, तो ये वो तरीका है, तो यहाँ पे तरीका पूछा गया था। तो अगर फियर ऑफ ओवरलोड हो तो उस केस में रोल क्लैरिटी एंड डिफिनीशन डिफाइन करने की फिर से जरूरत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन ईच नहीं, इफ ईच वैल्यू इन अ गिवन सेट इज इंक्रीज बाय के, के इज अ कांस्टेंट, ठीक है, अगर हर एक वैल्यू, कोई सेट है उसकी हर एक वैल्यू अगर के से इंक्रीज हो जाए, देन इट विल increase the Pearson coefficient of skewness value, no change in Pearson coefficient of skewness value, no change in Boyle coefficient of skewness value, reduce the value of Pearson coefficient of skewness। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इन चारों ऑप्शन को पढ़ के ये तो समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्क्यूनेस का क्वेश्चन है। तो अगर स्क्यूनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, ग्राफ और जो स्क्यूनेस, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, अगर आपको उसके फीचर्स वगैरह अच्छे से पता है तो ये आंसर आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ये बात तो हमें समझ में आ गई। ठीक। तो इसके लिए यानी स्क्यूनेस की हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ना, क्योंकि सारे ही ऑप्शन आपको स्क्यूनेस से रिलेटेड यहाँ दिए गए हैं। अब पूछा गया है कि अगर किसी सेट में हर वैल्यू के से इंक्रीज हो जाए तो ये जो पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक। तो चलिए करना शुरू करें क्वेश्चन। इसके लिए वही मैंने बताया ना, स्क्यूनेस का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। स्क्यूनेस स्टार्ट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्यूनेस। एक सेकंड में यहाँ पे लिखती हूँ स्क्यूनेस। तो अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग का, डिक्शनरी मीनिंग इसकी बात करूं, ये जो टर्म स्क्यूनेस है इसका मतलब होता है तिरछापन। स्क्यूनेस मतलब क्या होता है हिंदी में, मतलब तिरछापन। ठीक है। तो स्क्यूनेस बेसिकली क्या मेजर करता है, स्टार्ट्स में आपको मैंने पढ़ाया भी है, स्टार्ट्स सेपरेट प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे स्टार्ट्स की, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। स्क्यूनेस के बारे में मैंने आपको बताया है कि स्क्यूनेस क्या मेजर करता है, एसिमेट्री इन डेटा सेट। कोई डेटा सेट है उसमें कितनी एसिमेट्री है, ये हम मेजर कर सकते हैं स्क्यूनेस से। तो स्क्यूनेस क्या मेजर करता है, डिस्टॉर्शन। स्क्यूनेस क्या मेजर करता है, डिस्टॉर्शन ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या डिस्टॉर्शन है, ये हम मेजर कर सकते हैं स्क्यूनेस से। ठीक। तो स्क्यूनेस, और स्क्यूनेस कैसे डेमोस्ट्रेट किया जाता है, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, मैं यहाँ पे बनाती हूँ। स्क्यूनेस कैसे डेमोस्ट्रेट किया जाता है, बेल कर्व से, ऐसे करके कुछ ऐसा स्क्यूनेस। ठीक है। ये दो तरीके का होता है, एक राइट स्क्यूनेस, एक लेफ्ट स्क्यूनेस, या जिसको पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड निगेटिव स्क्यूनेस दोनों कहते हैं। ठीक है। अगर ये जो बेल कर्व है, इफ इट इज शिफ्टेड टू लेफ्ट, अगर ये लेफ्ट में शिफ्ट है, या ये बेल कर्व अगर राइट में शिफ्ट है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम कि ये जो कर्व है दैट इज स्क्यूड। ये कर्व क्या है, दैट इज स्क्यूड, ये कहते हैं। तो यानी स्क्यूनेस क्या मेजर करता है, स्क्यूनेस मेजर करता है डिग्री ऑफ एसिमेट्री। ठीक है, डिग्री ऑफ एसिमेट्री ये मेजर करता है इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
समझ में आ गया? तो स्क्यूनेस क्या मेजर करता है? डिग्री ऑफ एसिमेट्री इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें राइट या कह लीजिए पॉजिटिवली स्क्यूडनेस भी हो सकती है। ये है जैसे, ये है राइट या पॉजिटिवली स्क्यूनेस भी हो सकती है, निगेटिव या लेफ्ट स्क्यूनेस भी हो सकती है। इसकी डिग्री वेरी कर सकती है। या फिर एक चीज और है, या फिर नो स्क्यूनेस भी हो सकती है, जीरो स्क्यूनेस भी हो सकती है। अगर कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ग्राफ ऐसा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ऐसे करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या हो सकती है? जीरो स्क्यूनेस भी हो सकती है। और उस केस में क्या होता है, बताइए यहाँ पे क्या होता है? उस केस में मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड। ठीक है, मीन मीडियन मोड क्या है? एक ही पॉइंट पे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको कहते हैं हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे मीन मीडियन मोड तीनों बराबर हैं। ठीक। और यहाँ पे स्क्यूनेस क्या है? स्क्यूनेस यहाँ पे जीरो है। जबकि यहाँ पे क्या है? मीन मीडियन मोड ये इन दोनों ग्राफ में बराबर नहीं है, यहाँ पे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड डिग्री ऑफ एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे मेजर करते हैं? स्क्यूनेस से। ठीक है, ये है ये है राइट या कह लीजिए पॉजिटिवली स्क्यूड, और ये क्या है? लेफ्ट या कह लीजिए निगेटिवली स्क्यूड। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? काफी कुछ मैंने बता दिया। अब मैं आती हूँ फॉर्मूले पे। फॉर्मूला थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ। ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला है जो मैं लिखने जा रही हूँ। कार्ल पियर्सन तो जानते हैं ना, ब्रिटिश, वेरी फेमस ब्रिटिश स्टैटिशियन थे कार्ल पियर्सन। ठीक है, इन्होंने दिया था पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है? मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसका फॉर्मूला था। और ये अगर मैं इसके फीचर की बात करूं, ये जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, इसके फीचर की बात करूं तो इसकी जो वैल्यू पहला फीचर क्या है? इसकी वैल्यू +1 से -1 के बीच में लाई करती है। और अगर मीन मीडियन मोड तीनों बराबर हैं, तो उस केस में बताइए स्क्यूनेस की वैल्यू क्या होती है? मीन मीडियन मोड तीनों बराबर है, तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, स्क्यूनेस की वैल्यू क्या होती है? जीरो। ठीक। और अगला जो फीचर है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो बता देती हूँ, कि अगर हर वैल्यू इंक्रीज होगी बाई के से, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी हर वैल्यू इंक्रीज होती है के से, देन देयर विल बी देयर विल बी नो चेंज इन देयर विल बी नो चेंज इन कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हर वैल्यू इक्वल अमाउंट इक्वल यूनिट से इंक्रीज कर रही है ना। तो एस के पी यानी कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर समझ में आ गया है। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इफ ईच वैल्यू इन अ गिवन सेट इज इंक्रीज बाय के, अगर हर वैल्यू के से इंक्रीज होती है तो कोई चेंज नहीं होगा पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पे। ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट। तो चलिए आज मैं यहीं तक रखती हूँ, अगले लेक्चर में अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए। ठीक है, और एक बार वीडियो को पॉज करके ये रीड कर लीजिएगा। ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं अभी तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ फरवरी 2023 तक। ठीक है, और मेरे वीडियोस पे जो अपलोडेड नोट्स हैं, अगर वो चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर किया करिए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।